नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दृश्य दिखा देते हैं। तो ये दृश्य उस समय के हैं जब अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके माता पिता से मिले। 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर ने अभी हाल ही में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शतकीय पारी खेली थी। पीएम मोदी ने कहा उनके क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उन्होंने उज्जवल भविष्य के लिए वैभव सूर्यवंशी को शुभकामनाएं दी। तो ये पीएम का तरीका है अपने देश रूपी परिवार के सदस्यों से मिलने का, उन्हें प्रोत्साहित करने का, आत्मविश्वास उनमें भरने का। और ये आत्मविश्वास एक बार फिर से चरम पर दिखाई दिया जब पीएम ने यूपी के कानपुर में कहा दुश्मन कहीं भी हो, होंक दिया जाएगा। आज के अपने बिहार और यूपी के दौरे में पीएम ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के तोहफे के साथ ही हुंकार भी भरी और कहा सेना के शौर्य से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। साथ ही दी चेतावनी भी कि आतंक का फन अगर फिर से उठेगा तो उसे बिल से खींचकर कुचल देंगे। जंगल राज को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस पर कसा पीएम ने तंज। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें मेट्रो, पनकी, जवाहर खुर्जी, घाटमपुर विद्युत परियोजना का लोकार्पण शामिल रहा। वहीं बिठूर क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र का आवासीय परिसर, यमुना एक्सप्रेस क्षेत्र में सब स्टेशन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने नयागंज से कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान वय वंदन योजना के लाभार्थियों को कार्ड भी वितरित किए और साथ ही ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहनों बेटियों का आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी का भी जिक्र किया और कहा कि वे बर्बरता का शिकार हुए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कनपुरिया शैली में पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट का खेला नहीं चलेगा। उन्होंने कहा दुश्मन कहीं भी हो, बचेगा नहीं। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। और इससे पहले बिहार दौरे के दौरान कारागढ़ में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी, उद्घाटन किया, जो बिहार के समग्र विकास और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अब बिहार आए हैं तो अपना वचन पूरा करने के बाद आए हैं। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने न सिर्फ बाहरी आतंकवाद बल्कि आंतरिक हिंसा की घटनाओं पर भी लगाम लगाने का काम किया है।
उन्होंने कहा 2014 से पहले 125 से ज़्यादा ज़िले नक्सलवाद से प्रभावित थे, जबकि आज के समय में 18 ज़िले ही नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे से आगे भी सावधान रहने की जरूरत है। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों का हम आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शेखर अय्यर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रामकृपाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। दुश्मन कहीं भी हो, होंक दिया जाएगा, कितना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री का और कितना सशक्त भी। बहुत ही, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब वो बिहार की धरती से ही पहली बार उन्होंने चेतावनी दी थी, और वो जो कुछ उन्होंने कहा था वो सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं था, पूरी दुनिया के लिए था। याद होगा आपको, उन्होंने अपनी बात अंग्रेजी में भी फिर उसको कही, जिसका मकसद था कि पूरी दुनिया सुन ले। और जैसा आज उन्होंने कहा कि मैं आज जब आया हूँ बिहार में तो अपना वादा पूरा करके, अपना वचन पूरा करके आया हूँ। और देखिए, जब से ये चीज हुई है उसके बाद से दुनिया में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, लोगों को अब जाकर के पता चला है कि भारत वाकई शक्तिशाली बन गया है। और ये जो 11 साल में जिस तरह से डिफेंस के मामले में हम लोग कभी भी नहीं, और बहुत सारे डिफेंस की खबरें जो जनमानस को नहीं पता चलती हैं कैसे हुआ, उसका एक मौका था कि भारत वाकई में शक्तिशाली हुआ है। वो देशवासियों को भी पता चला और पूरी दुनिया को पता चला कि अब वो भारत नहीं, एक नया भारत है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने सिर्फ स्थगित किया है, इसका मतलब एक मैसेज बहुत क्लियर है कि किसी भी तरह की हरकत को के लिए अब वो डोजियर देना, फलाना देना, ये सब नहीं होगा, तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात रही है। और क्लियर कट लगातार मोदी जी तमाम लोगों को, उन हमारे अपने विरोधियों को ये बता रहे हैं कि भारत अकेले ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा करने में सक्षम है। और वो सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर कोई आंख उठाएगा तो हम सीमा पार करके भी जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज, और जिस तरह से अभी बंगाल, फिर बिहार, फिर आज उत्तर प्रदेश, तो ये मोदी जी का एक, मैं और चीज कहूंगा जो आपने शुरू में दिखाया, मोदी जी एक और मैसेज देते हैं कि उनके लिए पाकिस्तान या फलाना यही सब कुछ नहीं है, यह भी है। देखिए, जिस तरह से एयरपोर्ट पर वो उस क्रिकेटर 14 साल के लड़के से मिले, बुला करके उसके पूरे परिवार से, सूर्यवंशी से, वैभव से, ये अपने आप में साबित करता है कितना गहराई तक वो देश की हर चीज को सोचते हैं। कहीं से कुछ कोई प्रतिभा उभर रही है, वो भी उनके दिमाग में होती है। गुजरात में गए थे तो देखिए, सोफिया कुरैशी के पूरे परिवार से मिले। ये अपने आप में होता है कि एक हमारा जो नेता है मोदी जी जो हैं, वो पूरे देश की तमाम तरह की जितनी भी चीजें होती हैं सब समेटे रहते हैं, उनके दिमाग में सब कुछ रहता है। केवल यही नहीं है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो उसी के बारे में, वो एक मल्टी अप्रोच जैसा उनका होता है कि कहीं से भी 24 घंटे भारत में कहीं कुछ अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ करना, उससे कम्युनिकेट करना, और जहां भी किसी तरह की चीज हो। तो मैं ये कहूँगा कि आज का जो ये तीनों प्रांतों का जो दौरा रहा है उनका,
अगर आप देखिए तो उसमें से सचमुच ये एक निकलता है कि विकसित भारत की राह पर हम जो चल रहे हैं, हम चलते रहेंगे, कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, और भी बड़ी ताकतें हैं जिनको ये लगता था कि भारत को जो 6.5-7% की ग्रोथ, अभी खुशखबरी आ रही है कि इस तिमाही में हम बहुत अच्छी तरह से ग्रो किए हैं। बिल्कुल। तो जो लोग चाहते थे कि भारत किसी तरह से अटक जाए इन चीजों में ताकि दुनिया में निवेश भारत में न हो, उसका भी मोदी जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिस तरह से बंगाल में, बिहार में और आज उत्तर प्रदेश में विकास की परियोजनाएं लगातार जा रही हैं, मोदी जी एक बड़ी लकीर खींचते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। शेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया ही है पाकिस्तान की नापाक हरकतों का, इसके साथ ही सरकार ने भी अपनी कूटनीति से उसका एक बेहतरीन जो जिसे कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेट किया है, और इसके साथ सुरक्षा और विकास साथ साथ इस पर भी सरकार जो है इसको दिखाने में कामयाब रही है। बिल्कुल रमा जी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर हो या सरकार की सुरक्षा को लेकर जो काम रही है, ये पिछले एक हफ्ते की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं है। पिछले 10 साल से आज के लिए तैयारी चल रही थी। जब प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की, खास करके डिफेंस सेक्टर में, और आज उसका प्रूफ मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर में। भारत में बनी हुई वेपन सिस्टम, भारत में बनी हुई जितनी शस्त्र है, उसकी इस बार टेस्ट में दिखा दिया है कि हम सक्षम हैं, हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, और डिफेंड भी कर सकते हैं, जहां जरूरी है हम अटैक भी कर सकते हैं। ये सोच के पीछे हमें सबको एक बात समझनी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 10 साल पहले से जो काम शुरू हुई थी इसको लेकर, पहले ये था, क्या क्या हुआ था एक बार मैं संक्षेप में बता दूं। आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का जो भी रिक्वायरमेंट्स पिछले 10 साल, उससे पहले भी जो पेंडिंग रही, उसको एक एक करके निपटने में लगे। उसके लिए जितनी धनराशि की जरूरत थी उसकी एलोकेशन हुई, और लगातार मॉनिटरिंग करके हम इस जगह पर आज पहुंचे हैं। और भी बहुत कुछ करना है, जैसे आपने शुरू में कहा, विकास जैसी हमारी बढ़ती जाती है, साथ में सुरक्षा की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। जितनी हमारी ग्रोथ होगी उतनी हमारे जितने दुश्मन हैं जो हमारे ऊपर बुरे नजर रखते हैं, उनको भी हमें साथ में ध्यान देना होगा। वही बात आज हुई है। आज एक बात है, देखिए, क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी से इन लोगों को क्यों नफरत है? भारत एक डेमोक्रेसी है, जो भी फैसला होता है जो लोग चुनते हैं, उसी सरकार उस फैसले को आगे बढ़ाती है। तो ये सारी चीजों को देखकर लगता है भाई इंडिया सब कुछ कर पा रहा है, वो और वहां उस देश में क्या हो रहा है, पड़ोस देश ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, क्या डेमोक्रेसी है वहां पे? जब से पाकिस्तान बनी है तब से आप देखेंगे 50-60 साल वो मिलिट्री शासन में रही है। इतनी भ्रष्टाचार, गरीब की पूछने वाला कोई नहीं है, प्रधानमंत्री के नाम पे कोई रहता है लेकिन शासन करती है सेना, और इतनी भ्रष्ट है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, उसकी इकोनॉमिक स्टोरी देख लीजिए। आज IMF को जाना पड़ता है बार बार, IMF, और ऐसी देश ये नहीं सोचते कि भाई हमारी तरक्की कैसी होगी। और कई पाकिस्तान में आपने देखा होगा रमा त्यागी जी, पिछले 5 साल में इतने डिबेट्स उनकी टेलीविजन में हुए जहां पे बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नाम लिया गया है। देखिए वहां, देखिए भारत में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे एक देश में, पाकिस्तान जैसे देश में, अब लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और आतंकवाद को बढ़ाते जाते उनकी एक स्टेट पॉलिसी बन गई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री का आज जो बड़ा 3 पॉइंट वाला जो पॉलिसी बताया कि आतंकवाद की कोई घटना हो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। दूसरा, ये जो धमकी है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इस धमकी से ये नहीं हारेंगे। तीसरा, जो भी संगठन आतंकवाद में शामिल होगा या अंजाम देगा, वो और जो सरकार है, उस देश की सरकार जो भी हो, उसको भी हम एक ही रूप में देखेंगे। क्योंकि पहले ये सब चलता था, स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, डोजियर देना, जैसे अभी राम कृपाल जी कह रहे थे, उसका दौड़ खत्म हो गया। अभी एक दूसरी दौड़ है, ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और सेना को जिस तरह से खुली छूट, वो अपने आप में, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ।
Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ तौर पर कहा कि पहले भारत रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, लेकिन हमने हालात बदलने की शुरुआत की और जो आत्मनिर्भरता आई और उसका जो परिणाम हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। हमने दुश्मन को उसके घर में घुसकर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया। ये गर्व की बात तो है ही, आत्मसम्मान की बात भी है। ये आत्मनिर्भरता से आता है और इसके साथ ही केवल जो बाहरी आतंक है वो नहीं, जो आंतरिक सुरक्षा है उसके मोर्चे पर भी हमने सशक्त कदम उठाए हैं और उसी वजह से जो नक्सलवाद है वो अब बहुत थोड़ी जगहों पर रह गया है पहले के मुकाबले में। रामकृपाल सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मुझसे आप जी कह रही हैं? जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आतंकवादी नहीं, नक्सलवाद पर भी लगाम लगी है। बिल्कुल सही है। देखिए, अभी जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी, तो जिस तरह से सफलता लगातार मिलती गई, अब देखिए कुछ एक जिले बिल्कुल आज वो कल परसों से ही डिक्लेयर कर दिए गए कि वो नक्सल प्रभावित नहीं है, उससे छुटकारा मिल गया। अब बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो ये तो खैर इंटरनल है। एक जो चीज अभी आप कह रहे थे कि बाहर की, मैं जैसे शेखर भाई जी ने अभी जो सब्जेक्ट पढ़ा, आप देखिए ये सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया का समीकरण बदल दिया है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि अभी तक कुछ चुनिंदा देश जो हथियार बेच बेच करके धन कमा रहे थे और प्रोग्रेस कर रहे थे, उनकी कलई खुल गई, उनके हवा निकाल दी। जो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे वो तमाम देशों के बड़े बड़े हथियार जो पूरी दुनिया के तमाम देश खरीद रहे थे, और जिस तरह से भारत ने उसकी हवा निकाल दी, उनको ध्वस्त कर दिया। अब ये पूरी दुनिया के वे देश पुनर्विचार कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, इसकी तो हवा निकल गई है, हम खरीदें या न खरीदें। और याद रखिए, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने बड़े देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो हमारे स्वदेशी हथियार, जिन्होंने बाकी विदेशी बड़े बड़े हथियारों की हवा निकाली, उनको खरीदने की होड़ लगी हुई है। तो जो मोदी जी कहते हैं बिल्कुल सही है कि वो तथ्यपरक है। दूसरी बात, शुरू में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बहुत विदेशी मीडिया ने भी शुरू में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के चलते उनको ये विश्वास नहीं था, सोच नहीं पा रहे थे क्या लिखें। अब जैसे धीरे 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 समय बीतता है, जो तथ्य हैं उजागर हो रहे हैं। तो अब देखिए, अमेरिका के अखबारों में अभी पिछले दिनों संडे गार्जियन ने वो भी छापा है कि पाकिस्तान के जो डिमांड की गई है डिफेंस सेक्टर में अलग अलग जगहों से, उसकी लिस्ट पूरी छाप दी है। इसका मतलब ये डैमेज हुआ है और सरकार से मांग की जा रही है कि जल्दी हमको मुहैया कराइए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पाकिस्तान में अब तक पाकिस्तान के हुक्मरान अपने ही लोगों को कि हम जीत गए और हमारी विजय हो गई, वो खुद ब खुद अब एक्सपोज हो रहे हैं। और वहाँ के पीएम ने अभी अजरबैजान में जाकर के स्वीकार किया है कि हाँ, इंडिया ने हमारे तमाम एयरपोर्ट्स वो तमाम सैनिक प्रतिष्ठानों पर हथियार गिराए, उनका ब्रह्मोस आया और हमें नुकसान हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये सिर्फ नहीं, वे तमाम विघ्न संतोषी जी जो देश थे, जो ये सोच रहे थे कि भारत के राह में रोड़ा डालो ताकि भारत विकसित देश न बनने पाए, उनके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। बिल्कुल, केवल पाकिस्तान ही नहीं, जो उसके सहयोगी हैं वो भी एक्सपोज हो गए हैं और
जिस तरह से आप बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ने जो समीकरण बदले हैं उसमें जो भारत की आत्मनिर्भरता है रक्षा क्षेत्र में उसकी भी एक धाक जमाई है। और इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया, शेखर अय्यर जी। उन्होंने कहा कि जब कानपुर की धरती पर इस तरह की जो फैक्ट्रीज हैं, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उसका उन्होंने आधुनिकीकरण की बात कही और कहा कि ये जो गौरव है ये फिर से लौटेगा। पूरे विश्व का जो है एक विश्वास भारत के हथियारों में और तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पहले नकार दिया गया था, नज़रअंदाज कर दिया गया था, अब वहां पर उनका पुनरुत्थान, ये अपने आप में कितना बड़ा आर्थिक सशक्तिकरण भी है। बिल्कुल रमा जी, 2 कॉरिडोर बन रहे हैं आज देश में, डिफेंस कॉरिडोर। एक जो उत्तर प्रदेश के जो कानपुर के जुड़ा हुआ है एक कॉरिडोर है, दूसरा कॉरिडोर तमिलनाडु में बन रहा है। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर में जो ये हुआ, ब्रह्मोस हो या बाकी जो हमारे शस्त्र वहां पे इस्तेमाल हुआ, वो इस कॉरिडोर से बना हुआ है। ये जो कानपुर के जो कॉरिडोर जो शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि आज आप जानते हैं कि ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ती जा रही है। वियतनाम, फिलीपींस ऐसे देश भारत से इसको खरीद रहे हैं ऑलरेडी। फिलीपींस ने भी इच्छा जताई है। ऐसी कई कंट्रीज हैं वो जो चाहते हैं कि जो भारत की जो मतलब सक्सेसफुल जो उनकी मिसाइल सिस्टम है हमारी, वो लेना चाहते हैं। ये किसको ज्यादा असर पड़ता है, किस पर ज्यादा ये बाधा डालता है? जैसे चाइना जैसे देश है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हुआ था जो वेपन सिस्टम या चाइना का था या तुर्की का था, और दोनों ने विश्व में एक मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर बनने की सपना देख रहे थे। अब ये जो घटना घटने के बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी वेपन सिस्टम की क्या हालत हुई, ये भी सामने आ गया। इसीलिए रमा जी बार बार वेस्टर्न मीडिया में ऐसी खबर फैला जा रही है कि इतने एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए, इतने ये हो गए, भारत का नुकसान ज्यादा हुआ है, और या ये भी बताने को बराबर हुआ है, जितना इंडिया ने कर पाया उतना पाकिस्तान ने किया है। लेकिन उसकी सबूत क्या है? कोई सबूत नहीं है। केवल जब सबूत पूछा जाता है पाकिस्तान सेना की तरफ से क्या बताया, नहीं सोशल मीडिया देख लीजिए भाई, सोशल मीडिया में आप ही उस पर प्लांट करके उसी को दिखाओगे कि यह प्रूफ है। तो ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है, इस प्रोपेगेंडा वॉर में भी देखिए रमा जी बिल्कुल बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को भी, उसके सहयोगियों को भी, और भारत की ताकत जो है आज दुनिया देख रही है, महसूस कर रही है, स्वीकार भी कर रही है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assamti. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा सा बिहार का जिक्र भी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर वहाँ पर एक तंज भी कसा, और क्योंकि बहुत कुछ जो नीति लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, जो माहौल बनता है या देश में जो विकास कार्य होते हैं, जो सरकारें होती हैं, उनकी नीति पर और उनकी मंशा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अपनी राजशाही के लिए जनता के हितों का समर्पण करने वाली जो दल हैं वो जनता के सरोकारों की बात कर रहे हैं राजनीति के लिए। अब लोग जो हैं उन्हें जंगल राज से सावधान रहना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। क्या कुछ आशय? बिल्कुल, देखिए मोदी जी की बात लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि जो मोदी जी कह रहे हैं वो जमीन पर दिख रहा है। आप देखिए रेलवे का आधुनिकीकरण, आप पूरे किसी से भी पूछ लीजिए, गांव का बच्चा भी जो है वो जब वंदे भारत दौड़ता हुआ देखता है, नई ट्रेनें, नए इंजन, तो उसको पता है कि वाकई ये अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। आज तो मोदी जी ने वही कहा, मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हो सकता था, लेकिन पहले की प्रायोरिटी क्या थी? सामाजिक न्याय की बात करने वाले बड़े बड़े नेता, जब कभी कोई रेल मंत्री था तो वो रेल का आधुनिकीकरण कैसे करते, जो रेल में नौकरी देने के बजाय जमीनें लिखवा रहे थे। तो ये बिल्कुल साफ है, चीजें वो दिखाई दे रही हैं।
ये कोई किसी पर आक्षेप नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, सच जो है वो दिखाई पड़ रहा है। आज वंदे भारत दिखाई पड़ रही है, आज तमाम तरह की नई ट्रेनें, जिस तरह से कायाकल्प किया जा रहा है स्टेशनों का, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह स्टेशन बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अब जैसे बिहार में एक तरह से प्रधानमंत्री तो ये सच्ची बात बोल रहे हैं, लेकिन अपोजिशन उसे कहेगा चुनावी प्रचार। भैया प्रचार तो आप कह सकते हो, लेकिन वंदे भारत को झुठला तो नहीं सकते हो ना, उसको तो आम जनता देख रही है, हम लोग उसमें ट्रेवल कर चुके हैं, हम देख रहे हैं। तो प्रगति जमीन पर जो हो रही है वो मोदी जी ने कहा कि ये पहले भी हो सकती थी, लेकिन पहले जो था लोगों को अपना फायदा वो प्राइमरी था, न कि जनता का फायदा हमेशा सेकेंडरी रहा है। तो ये बातें मोदी जी ने बिहार में भी कही और बाकी जगह भी, और मैं समझता हूं कि ये तो एक सच्चाई है। बिल्कुल, जनता को जो ये आम जनमानस को ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो इसमें सभी का सहयोग और सभी की एक प्रोग्रेसिव सोच है, वो बेहद ज़रूरी है। रामकृपाल जी आपका, शेखर अय्यर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।